हेलो गाइस, वेलकम टू ज्ञानम अबोहर। आई एम रिचा। हाँ जी स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम डेली बेसिस पे आपके लिए आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए वीडियोस लेके आ रहे हैं। तो आज हम एक और रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मैं गारंटी देती हूँ आपको कि आपको ऐसे क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आपने इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना है। जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, जब आप ये वीडियो देखोगे आपने अपनी नोटबुक और पेन को साथ लेके बैठना है। मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले आपने खुद अप्रोच लगानी है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो वही रीजनिंग से डरना नहीं है, रीजनिंग को अपनी स्ट्रॉन्ग करना है और रीजनिंग में हमने फोड़ देना है कि रीजनिंग तो हमारी पीछे नहीं छूटनी चाहिए। तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, क्या लिखा है, जैसे आपने इन ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है करेक्ट ऑर्डर कि हम इन वर्ड्स को कैसे अरेंज करें अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। जैसे कि आप डिक्शनरी देखते हैं, डिक्शनरी में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट सारे वर्ड्स को अरेंज किया जाता है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे 5 वर्ड्स गिवन है, हमने इन वर्ड्स को अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी क्या करना है, अरेंज। जैसे क्या लिखा है, वुड अपीयर इन एन इंग्लिश डिक्शनरी। तो जैसे देखो कि फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है, रूब्रिक, सेकेंड वर्ड र्यूमिनेट, थर्ड वर्ड रोज, फोर्थ वर्ड रीडर एंड फिफ्थ वर्ड इज रिप। मैं आपको बताती हूँ विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस हम इसको कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपको ऑप्शंस में दिख रहा है कि जो फर्स्ट नंबर इन्होंने हर ऑप्शन में 4 ही लिखा है, तो इससे हमें ये क्लैरिफाई हो गया कि हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो 4 ही रहेगा। इसमें तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। तो विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस हम इसको विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं। अब मुझे ये पता है, अब मुझे इसको देखने की जरूरत नहीं है कि पहले नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा। तो मुझे ये पता लग गया कि फर्स्ट नंबर पे मेरा कौन सा वर्ड आएगा, फोर्थ, यानी कि रीडर। अब नेक्स्ट देखो, मुझे ये दिख रहा है कि पहले 3 ऑप्शन में तो 5 गिवन है सेकेंड नंबर पे, पर लास्ट पे क्या गिवन है, 3। अब हम क्या जज कर सकते हैं कि या तो 5 वाला पहले आएगा या 3 वाला। अब 5 में देखो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट करना है। अब मुझे ये पता है कि सारे ही वर्ड आर से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब फिफ्थ में देखो, फिफ्थ में क्या आ रहा है, सेकंड नंबर पे ई एंड थर्ड पे क्या आ रहा है, ओ। तो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट हमारा कौन सा अल्फ़ाबेट पहले आता है, ई। इस वजह से हमारा 4 के बाद कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 5। देखो, ठीक है। अब हमें ये पता लग गया कि फोर्थ ऑप्शन तो वैसे भी नहीं बन सकती, क्यों, क्योंकि फर्स्ट पे क्या आ गया 4 एंड सेकंड पे क्या आ गया 5। अब हमें सिर्फ इन 3 ऑप्शन के साथ अपने को देखना है कि क्या हमारा आंसर बनेगा। अब देखो, अगर हम बाकी थर्ड नंबर पे देखें क्या आ रहा है, 3 एंड इस पे क्या आ रहा है 1 एंड इस पे भी 3, मतलब या तो थर्ड ऑप्शन पहले आएगी या ऑप्शन नंबर 1। हाँ जी, 1 पे देखो क्या दिख रहा है आपको, रूब्रिक, एंड थर्ड पे क्या दिख रहा है, रोज। अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट फर्स्ट लेटर तो इन दोनों का सेम है, हम किससे जज करेंगे, सेकंड अल्फ़ाबेट से। सेकंड अल्फ़ाबेट यहाँ पे क्या है, थर्ड ऑप्शन में ओ, फर्स्ट पे क्या है, यू। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट पहले मेरा कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, अल्फ़ाबेट ओ। तो कौन सी ऑप्शन पहले आएगी, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस देखें तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया, बचा क्या, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3। अब हमें 1 और 2 में जज करना है कि पहले क्या आएगा। अगर हम 1 और 2 में देखें तो पहले 2 जो लेटर्स हैं वो तो सेम आ रहे हैं। इसमें थर्ड लेटर क्या आ रहा है, बी, इसमें क्या आ रहा है, एम। तो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट पहले क्या आता है, बी। तो कौन सी ऑप्शन बनेगी, 1 एंड देन क्या आएगा, 2। तो हमारी कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बिना आप प्रैक्टिस नहीं भी करोगे तो भी आ जाएगा। इसमें आपने सिर्फ एक चीज़ सीखनी है कि अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट हम कैसे अरेंज करते हैं, ए बी सी डी, वैसे ही आपने चलना है। फ्री के मार्क्स हैं इस क्वेश्चन के, आपने इस क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं करनी। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में भी बोला है क्या कि कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है वो क्या है, प्लस पॉइंट होता है हमारा। एक बार कमांड बन गई ना आपकी तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, और हर एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे 1 आए चाहे 2 आए,
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का ही है। क्या लिखा है? किसी कोड लैंग्वेज में प्रोफेन इज रिटन एज KOLCZKV, हाउ विल डिसओबे बी रिटन। तो हमने बताना है उसी कोड लैंग्वेज में डिसओबे को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हमें क्या गिवन है? प्रोफेन। क्या गिवन है? प्रोफेन। इसकी कोडिंग क्या दी है हमें? KOLCZKV। ठीक है, हमने किसकी कोडिंग बतानी है? डिसओबे की। हाँ जी, देखो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, मैंने आपको बताया जब भी क्वेश्चन आए कोडिंग डिकोडिंग का सबसे पहले हमने उसकी नंबरिंग करनी होती है। ठीक है, जैसे देखो P कितने पे आता है? 16। P कितने पे आता है? 16 पे। R कितने पे आता है? 18। सॉरी, उसके बाद O 15, F 6, A 1, N 14, E 5, नेक्स्ट K 11, O 15, L 12, C 3, Z 26, K 11, V 22। अब हमने क्या करना होता है? हमेशा ही स्ट्रेट लाइन में लेटर से लेटर स्विच करना है। मैंने देखा 16 से 11 जा रहे हैं, क्या होगा? -5। 18 से 15 जा रहे हैं, -3। अब अकॉर्डिंग टू पैटर्न यहाँ पे क्या होना चाहिए? -5। देखते हैं हो रहा है? नहीं, ये तो -3 हो रहा है। इट मीन्स मेरा ये वाला लॉजिक तो गलत है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे लॉजिक और क्या आपको आइडेंटिफाई होता है। मुझे ये दिख रहा है कि जो P है ये अपोजिट है। P जो है ये अपोजिट बन रहा है किसका? K का। नेक्स्ट देखो 18 से 15 क्या हो रहा है? -3। 15 से 12 क्या हो रहा है? नहीं। अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया कि हम अपोजिट देख रहे हैं ना, तो देखो O का अपोजिट क्या बन रहा है? L। O का अपोजिट L। फिर 6 से जा रहे हैं -3, फिर A का अपोजिट Z, फिर 14 -3 11, फिर E का अपोजिट V। ठीक है, आपको इसके लिए अल्फाबेट की पोजीशन वैल्यू भी याद होनी चाहिए और अपोजिट भी। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन अपोजिट लेटर से भी आ जाता है, तो आपको याद होगा तो एक तो आपका टाइम बचेगा और एक आप एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर पाओगे एग्जाम में। अब हमें यहाँ पे पैटर्न डिकोड हो गया। क्या पैटर्न लग रहा है कि पहले लेटर में क्या हो रहा है? अपोजिट, फिर -3, फिर अपोजिट, फिर -3, फिर अपोजिट, फिर -3। अब हमने सेम पैटर्न किसके ऊपर लगाना है? डिसओबे पे। हाँ जी स्टूडेंट, सबसे पहले क्या होगा? अपोजिट, D का अपोजिट W, फिर क्या होगा? -3, I की पोजीशन वैल्यू 9, 9 - 3 6, 6 पे क्या आता है? F। जैसे कि मैं हर बार आपको कहती हूँ हमने ऑप्शंस जरूर ही देखने हैं। अब मुझे ये पता लग गया कि जो मेरा फर्स्ट लेटर है वो क्या आएगा? W। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन A आ रहा है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। फोर्थ में भी A आ रहा है, ये भी गलत हो गया। अब मुझे ये पता है कि पहले दो लेटर क्या आ रहे हैं? W और F। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मुझे तो आंसर पता लग गया क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर 3। तो हम बाकी भी चेक कर लेते हैं। फिर क्या आएगा? S का अपोजिट H। O में क्या करेंगे? -3, क्या आएगा? L। B का अपोजिट Y, फिर 5 - 3 2 पे B, फिर Y का अपोजिट B। तो हमारी कौन सी ऑप्शन बन गई? ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, हाँ जी, वीडियो को जरूर आपने देखना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि बाकी बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर कैलेंडर से है। ठीक है, पंजाब के एग्जाम्स में एक कैलेंडर और एक क्लॉक का वेटेज भी रहता है। ठीक है, सेंटर के एग्जाम में हमें लगता है कि कम आता है, पर स्टेट के एग्जाम में, पंजाब के एग्जाम में कैलेंडर की वेटेज पूरी होती है। हम देखते हैं हमारा कैलेंडर का क्वेश्चन क्या लिखा है। इफ 21 अगस्त, क्या बोल रहा है वो? इफ 21 अगस्त 1998 वॉज फ्राइडे, अगर 21 अगस्त
1998 ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੀ ਤਾਂ 16 अगस्त 1994 ਨੂੰ हफ्ते ਦਾ दिन की सी। वो पूछ रहा है आपको, उसने गिवन क्या किया है कि 21 अगस्त 1998 को कौन सा दिन था, कौन सा डे था, फ्राइडे। वो आपको पूछ रहा है 16 अगस्त 1994 को कौन सा दिन होगा, दिन था, क्योंकि ये देखो डेट जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है, ईयर भी पीछे की तरफ जा रहा है। इस क्वेश्चन को करने का क्या लॉजिक है, सबसे पहले हम ईयर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आपको क्या ईयर गिवन है, हमने बताना है 1994, पीछे की तरफ जा रहे हैं, क्या लिखा है 1998 से 1994, ठीक है। अब देखो हमने सबसे पहले इसमें निकालना होता है कि कितने ईयर का गैप आ रहा है। हाँ जी, कितने ईयर का गैप आ रहा है इसमें, 4 ईयर्स का। तो मेरे पास यहाँ पे टोटल ईयर्स कितने बन गए, 4। टोटल ईयर्स 4 हैं। अब आपको पता है कि कुछ क्या होते हैं नॉर्मल ईयर, कुछ क्या होते हैं लीप ईयर। अब इन पूरे 4 सालों में से कुछ क्या कहलाएंगे नॉर्मल ईयर और कुछ क्या कहलाएंगे लीप ईयर, ठीक है। हाँ जी, अब इसके अंदर अगर हम देखें तो मेरे पास एक लीप ईयर आएगा, ओनली 1। टोटल साल कितने थे, 4, एक लीप ईयर निकल गया, अब कितने साल बचे, 3। अब मेरे को पता है कि हमारे पास नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं। अगर मैंने इसमें नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने हैं तो इसको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड, और जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तब मेरे पास इसमें कितने ऑड डेज आएंगे। हाँ जी, देखो कितना आएगा, 7 5 35, 7 35, फिर कितना बचा, 7 2 14, कितने ऑड डेज आएंगे, 1। तो नॉर्मल ईयर में मेरे पास कितने ऑड डेज आते हैं, 1। अगर एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे है तो 3 नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे होंगे, 3। ऐसे ही लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366। एक दिन बढ़ गया नॉर्मल से। अगर एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे है तो एक लीप ईयर में कितने ऑड डे होंगे, 2। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। अब हमने क्या करना होता है, इन दोनों को ऐड, तो 3 + 2 5, मतलब गिवन ईयर में मेरे पास नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए, 5। ये तो तरीका था ईयर्स के बीच में ऑड डेज निकालने का। अब हम बात करेंगे किसकी, डेट की। क्या डेट गिवन है, 21 अगस्त से 16। हाँ जी, देखो क्या कह रहा है वो, 21 अगस्त से 16 अगस्त। मेरे पास इनके बीच में कितने डेज आ रहे हैं, टोटल 5 का गैप आ रहा है। इसमें तो हम ऑड डेज नहीं निकाल सकते क्योंकि ऑड डे की वैल्यू हमेशा ही 1 से क्या होगी, कम होगी। सॉरी, ऑड डे की वैल्यू हमेशा ही क्या होगी, 7 से डिवाइड होनी चाहिए। 5 तो 7 से डिवाइड नहीं हो सकता ना। अब मेरे पास देखो ये जो डेज आ गए किस में आ गए, हमारे पास जो डेट गिवन थी, और ये मेरे पास किस में आ गए, जो ईयर गिवन था। तो अब देखो मेरे पास टोटल डेज कितने बने, 5 तो इन डेट से और 5 इन ईयर से, तो कितने हो गए, 10। अगर हमने नंबर ऑफ ऑड डेज निकालना हो, क्योंकि मुझे पता है कि एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो हर एक दिन खुद को 7 दिन के बाद रिपीट करता है। तो अगर हम 10 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया, 3। ये मेरे पास क्या आ गए, नंबर ऑफ ऑड डेज। ये मेरे पास क्या आ गए, नंबर ऑफ ऑड डेज, मतलब विषम दिनों की संख्या। अब उसने ये पूछा है कि 16 अगस्त 1994 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो जब आ जाए वॉज, तो आपने गिवन डे में से जितने ऑड डेज आए हैं उसको माइनस करना है। फ्राइडे में से -3 करोगे, 3 दिन पीछे जाना है। क्या आएगा पहले, थर्सडे, फिर वेडनेसडे और फिर ट्यूसडे। तो मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1।
ये होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपने इसको अच्छे से समझना है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन, या फिर हम इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन भी बोल देते हैं। देखो हाँ जी, ये क्वेश्चन भी काफ़ी चलते हैं एग्जाम में। क्या कह रहा है, आपने इन गिवन ऑप्शन में से करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है इन साइंस का, ताकि ये गिवन इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। ठीक है, बैलेंस का मतलब जब हम, ये मेरे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये मेरे पास क्या है, राइट हैंड साइड। ठीक है, मतलब जब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें तो मेरे पास सॉल्व करके कितना आना चाहिए, 500 ही आना चाहिए। हाँ जी, देखो इसको कैसे करेंगे। मेरा जो लॉजिक होता है वो क्या होता है, मैं हमेशा डिवाइड को प्रायोरिटी देती हूँ पहले। ये जो आपके पास स्टार लिखा है इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, और ये जो स्लैंट लाइन है इसका मतलब यहाँ पे डिवाइड है। ठीक है, देखो अब मेरी बात सुनो, हमने यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करके 500 लेके आना है। अब देखो अगर तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करती हूँ फर्स्ट 2 में, तो ये नंबर ही बहुत बड़ा आ जाएगा, और हमें चाहिए नंबर 3 डिजिट। तो ये वाली ऑप्शन तो मैं वैसे भी चूज नहीं करूँगी, मैं प्रायोरिटी दूंगी यहाँ पे डिवाइड को। अगर मैं चूज करती हूँ ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। हाँ जी, इक्वेशन क्या गिवन है हमें, 216, स्लैंट लाइन का मतलब है डिवाइड, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइड। आपने इस सीक्वेंस के अंदर ही यहाँ पे क्या करना है, इन साइंस को रख के अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है, +8, नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लाई बाय 64, एंड नेक्स्ट इज माइनस का 48, किसके इक्वल आना चाहिए, 500। ठीक है, हाँ जी, हमने यहाँ पे लगाना है बोर्ड मास। ये आप मैथ्स में भी बहुत करते होगे और हमारा रीजनिंग के इस चैप्टर में भी यूज होता है। बी का मतलब क्या होता है हमारे पास, ब्रैकेट। ठीक है, ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ। डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब प्लस, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो इसी सीक्वेंस में हमने इसको सॉल्व करना है। ब्रैकेट और ऑफ तो मुझे यहाँ पे गिवन नहीं है, सबसे पहले क्या गिवन है, डिवाइड। अब देखो जब आप इस टर्म को 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 36 प्लस 8 × 64 माइनस क्या आ जाएगा, 48। ठीक है, क्या आ गया, 48। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को सोल्व अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। डिवाइड के बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई। हाँ जी, ये क्या बनेगा, 8 से इसको मल्टीप्लाई करो, 8 4 32, 2 यूनिट डिजिट, 3 कैरी चला गया, 8 6 48 और 3 51। ठीक है, क्या बना, 512। उसके बाद देखो माइनस का क्या है, 48, और मुझे इक्वल में क्या चाहिए, 500। अब आप प्लस माइनस में कुछ भी पहले सॉल्व कर सकते हो। देखो अगर मैं 36 में से 48 को माइनस करती हूँ, क्या आएगा मेरे पास, माइनस का 12 इक्वल्स टू 500। अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 500 इज इक्वल्स टू 500। देखो मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, मतलब अगर मैंने ऑप्शन नंबर 2 को चूज किया और हमने ये वाला सेट यहाँ पे अप्लाई किया तो मेरे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। अच्छा क्वेश्चन है ये हमारे सेंटर के एग्जाम में एसएससी, CGL, CHSL, MTS, उनमें तो बहुत ज़्यादा वेटेज रहती है इनकी। ठीक है, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जितनी कर सकते हो। तो हमेशा आप डिवाइड को प्रायोरिटी जरूर दिया करो पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, क्या कह रहा है ये, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड मेडिटेशन दैट हैज मैनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द अल्फाबेट। इसका मतलब क्या है, एक वर्ड गिवन है आपको मेडिटेशन, हमने इसमें क्या करना होता है, पेयर की फॉर्मेशन करनी है, उनके बीच में उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए जितना हमारी अल्फाबेट सीरीज के अंदर होता है। सपोज देखो
जैसे मैंने कोई भी वर्ड लिया, आर्क लिया जैसे, इसके लिए हमें इसकी पोजीशन वैल्यू लिखनी होती है। जैसे मैंने लिखा A 1 पे, R 18 पे, C 3 पे। हमने यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर होता है, सबसे बड़ा अल्फाबेट आ रहा है, उसके ना तो आगे काउंटिंग करनी होती है ना ही पीछे, ठीक है। जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा क्या आ रहा है, R, तो ना तो इससे आगे जाएंगे ना ही इससे पीछे जाएंगे। हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, काउंटिंग करनी है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। देखो 1 2 3, मेरा पेन जहाँ पे रुका और जहाँ पे मैंने बोला 3, ऊपर भी मुझे क्या दिख रहा है 3, ये मेरे पास एक पेयर बन गया। जब हम ABCD लिखते हैं तो मेरे पास देखो A B C, तो A और C में कितने लेटर का गैप आ रहा है, ओनली 1। तो यहाँ पे भी A और C के बीच में कितने लेटर का गैप आ रहा है, ओनली 1। इसको हम बोलते हैं पेयर फॉर्मेशन, इसको हम बोलते हैं पेयर फॉर्मेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहा है उन्होंने, एक वर्ड दिया आपको मेडिटेशन। क्या वर्ड दिया है, मेडिटेशन। आपने यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू नहीं गलत लिखनी, अगर एक भी अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू गलत लिख दी पूरा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। मेडिटेशन, ठीक है। सबसे पहले हम इनकी क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, ठीक है। हाँ जी, M कितने पे आता है, 13, E 5, D 4, I 9, T 20, A 1, T 20, I 9, O 15, N 14, ठीक है। देखो अब हमें क्या करना है, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको टारगेट करेंगे, ना तो हमने आगे जाना है ना ही पीछे। उन्होंने हमसे दोनों डायरेक्शन में पूछा है, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो बड़ा नंबर एक तो T आ रहा है ना, बस। अब हमने देखना है कि इसके अंदर कितने पेयर बनेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 13 से। देखो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, नहीं मिला कोई। नेक्स्ट 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, नहीं मिला। नेक्स्ट 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये देखो D से लेके I तक हमारे पास एक पेयर बना, D से लेके I तक। देखो D, फिर E, फिर F, फिर G, फिर H, फिर I, कितने लेटर का गैप आ रहा है, देखो D E F G H I, कितने लेटर का, 4। यहाँ पे भी 4 होंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये देखो डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो मेरे पास एक ये पेयर बना, कौन सा, D से लेके I तक। नेक्स्ट देखो ये 9 तक गिना था, 10 11। नेक्स्ट 9 10 11 12 13 14 15, नहीं बना। नेक्स्ट 20 से आगे गिनना नहीं है, छोड़ दो। 1 2 3 4 5, कोई नहीं मिला। 20 से आगे नहीं गिनना, 9 10 11, नहीं मिला, ठीक है। अब हम ये था हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे की डायरेक्शन में। अब हमने गिनना है बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन में देखो 14 से 15 एक पेयर मिला। नेक्स्ट 16 17 18 19 20 21 22 23, नहीं मिला। नेक्स्ट 15 16 17 18 19 20 21 22 23, नहीं मिला। 9 10 11 12 13 14 15 16, नहीं मिला। 1 2 3 4 5 मिला। देखो 1 2 3 4, पहले ये मिला 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5, एक ये मिला। फिर देखो 9 10 11 12, कोई नहीं मिलेगा। 4 से 5, एक ये मिला। कितने पेयर हो गए टोटल, 1 2 3 4 5। तो इस वर्ड में कितने पेयर मिल रहे हैं, 5 पेयर टोटल, ऐसे जिनमें उतना ही डिस्टेंस है जितना हमारी अल्फाबेट सीरीज के अंदर होता है। तो हमारी कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा है ऑर्डर एंड रैंकिंग के अरेंजमेंट जब हम करते हैं अकॉर्डिंग टू हाइट, अकॉर्डिंग टू वेट। सबसे पहले क्या लिखा है, श्वेता इज टॉलर देन अनु एंड वानी इज स्मॉलर देन देव। तनु इज टॉलर देन वानी
and smaller than Samir. Anu is taller than Samar. Dev is smaller than Anu. Who is tallest? इन्होंने पूछा है इन सब में से सबसे टॉलेस्ट कौन है। देखो श्वेता अनु तो लंबी है अते वानी देव तो छोटी है। तनु वानी तो लंबी है अते समर तो छोटी है। अनु समर तो लंबी है, देव अनु तो छोटा है। सारे विचों सब तो ऊंचा कौन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अगर तो हम बात करते हैं किसी भी एक पर्सन को कंपेयर कर रहे हैं, टॉलर आया जैसे यहाँ पे, तो उसके लिए हम साइन यूज करते हैं ग्रेटर। अगर किसी शॉर्टर की बात हो रही है तब हम साइन का यूज करेंगे लेसर। अगर हमारे पास दोनों ही सेम है तब हम यूज करेंगे इक्वल टू। जैसे हम इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, इसको क्या लिखा है सबसे पहले, श्वेता इज टॉलर देन अनु। श्वेता अनु तो लंबी है, जो श्वेता है वो टॉलर है किससे, अनु से, ठीक है। नेक्स्ट, एंड वानी इज स्मॉलर देन देव। वानी क्या है, छोटी है किससे, देव से। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ क्या कि देव बड़ा है किससे, वानी से। नेक्स्ट लाइन, तनु इज टॉलर देन वानी। तनु जो है वो वानी से क्या है, टॉलर। तनु इज टॉलर देन वानी, इट मीन्स वानी इज शॉर्टर देन तनु। अब हम इसको कनेक्ट कैसे करेंगे दोनों को, मतलब अगर देखो देव वानी से छोटा है, वानी क्या है, तनु से छोटी, इट मीन्स तनु क्या होगी, बड़ी होगी ना वानी से। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देव इज टॉलर देन तनु एंड तनु इज टॉलर देन वानी। नेक्स्ट लाइन, एंड जब भी आ जाए तो बात किसकी होती है, फर्स्ट पर्सन की। किसकी बात हो रही है, तनु की। क्या, तनु इज स्मॉलर देन समर। और जो तनु है वो किससे स्मॉलर है, समर से। मतलब देव, फिर हमारा समर, देन तनु, देन वानी। लास्ट लाइन, अनु इज टॉलर देन समर। अनु जो है वो टॉलर है किससे, समर से। मतलब अगर मैं इस सारी को उठा के यहाँ पे रख दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, ये बनेगा मेरे पास, देखो श्वेता इज टॉलर देन अनु, अनु इज टॉलर देन समर। अनु क्या है, टॉलर है किससे, समर से। नेक्स्ट देखो, फिर उसने बोला तनु इज टॉलर देन वानी एंड तनु इज स्मॉलर देन तनु। एंड क्या बोल रहा है वो, तनु इज टॉलर देन वानी। तनु क्या है, वानी से टॉलर। तनु इज टॉलर देन वानी एंड तनु इज स्मॉलर देन समर। मतलब समर क्या हो गया, तनु से बड़ा, ठीक है। एंड क्या बोलता है उसने, वानी इज स्मॉलर देन देव। तो ये ऐसे बन जाएगा समर, समर के बाद क्या आ जाएगा, तनु, तनु के बाद देव एंड देव के बाद वानी। हाँ जी, हम चेक कर लेते हैं। पहली लाइन, श्वेता इज टॉलर देन अनु, करेक्ट है। वानी इज स्मॉलर देन देव, क्या वानी देव से, ठीक है। तनु इज टॉलर देन वानी, तनु जो है वो वानी से टॉलर है, ठीक है। तनु टॉलर है वानी से। एंड तनु इज स्मॉलर देन समर, सही है। अनु इज टॉलर देन समर, अनु जो है सबसे क्या है, समर से टॉलर। देव इज स्मॉलर देन अनु, देव क्या है, अनु से छोटा। उसने क्या पूछा है, सबसे टॉलेस्ट कौन है, तो सबसे टॉलेस्ट है श्वेता। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए आप प्रैक्टिस करो। अगर आप प्रैक्टिस करोगे विद इन 1 मिनट आपका क्वेश्चन ये बनने लग जाएगा। 7 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट का है। 7 फ्रेंड्स A B C D E F G एंड H, सॉरी G, ये एक मूवी देख रहे हैं और ये क्या है, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। हमें पता है हमारी 4 डायरेक्शंस होती हैं, ये वाली नॉर्थ, ये वाली ईस्ट, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज साउथ। अब जब सब पर्सन क्या देख रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में, मतलब अगर कोई पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है तो वो क्या होगा, एक राइट पे बैठा होगा और एक, मतलब ये उसकी साइड क्या होगी, राइट, और ये क्या होगी, लेफ्ट।
अब वो क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, कितने पर्सन हैं, 7 पर्सन हैं, एक रो के अंदर बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं, B इज सिटिंग एट वन एक्सट्रीम एंड। अब इसके अंदर ना मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, क्या, एक्सट्रीम एंड का मतलब क्या होता है, या तो वो इस एंड पे बैठा होगा या वो इस एंड पे बैठा होगा, ठीक है। जैसे देखो अगर B को मैंने पहली पॉसिबिलिटी यहाँ पे बिठाया और दूसरी में यहाँ पे बिठाया, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, E इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B, B के लेफ्ट से। अभी देख कहाँ पे रहा है, नॉर्थ में, तो ये इसका राइट होगा, ये इसका लेफ्ट होगा। E कहाँ पे बैठा उसके, सेकंड लेफ्ट पे, यहाँ पे तो लेफ्ट बन ही नहीं सकता, इसलिए मेरी ये वाली पॉसिबिलिटी तो पहली खत्म होगी। अब हमने कहाँ पे किसको बिठाना है, E को, कहाँ पे, सिटिंग सेकंड टू लेफ्ट ऑफ B, B के लेफ्ट से, B का लेफ्ट इधर, सेकंड पे कौन आएगा, E। कितने पर्सन है, 7 बिठा लेते हैं पहले हम, 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट लाइन, C इज सिटिंग बिटवीन A एंड E, C जो है वो A और E के बीच में बैठेगा। अगर C यहाँ पे है तो A यहाँ आ गया, C जो है वो A और E के बीच में बैठेगा। G जो है वो किसी एक्सट्रीम एंड पे नहीं आएगा, मतलब G यहाँ पे तो नहीं आएगा, ठीक है। F इज सिटिंग टू द राइट ऑफ D, D के राइट से F पे, देखो D का राइट इधर, तो D यहाँ पे आ जाएगा, F यहाँ पे, बचा कौन, G। क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, G दे खब्बे पासे ते दूजे नंबर पे कौन बैठा है, हु इज सिटिंग सेकंड टू लेफ्ट ऑफ G, हु इज सिटिंग सेकंड टू लेफ्ट ऑफ G, G के लेफ्ट से सेकंड पे, हाँ जी ये G, इसका लेफ्ट इधर, इसके सेकंड लेफ्ट पे कौन है, C, तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सेकंड। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या लिखा है, ये आपको कुछ 3 डिजिट नंबर दिए हैं, आपने बताना है ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 से डिवाइड नहीं होते। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, क्या पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। क्या होता है 3 का डिविजिबिलिटी रूल, जितने भी नंबर हो उनका जब हम डिजिटल सम करते हैं उनका सम वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे देखो अब हमें पहला नंबर क्या दिया यहाँ पे, 5 6 1, ठीक है, इनको डिजिटल सम करो, इनका 6 और 5 11, 11 प्लस 1 12, हाँ जी 12 डिवाइड होता है 3 से, बिल्कुल होता है, ठीक है, तो मेरे पास ये एक नंबर आ गया। नेक्स्ट 7 और 3 10 और 2 12, ये भी क्या होगा 3 से डिवाइड। नेक्स्ट 9 और 7 16, 16 और 8 24, हाँ जी ये भी डिवाइड होगा। नेक्स्ट 8 और 6 14, 14 और 5 19, ये नहीं होगा 3 से डिवाइड। नेक्स्ट 8 और 10 और 1 11। तो उसने क्वेश्चन क्या पूछा था, दी गई हुई सीरीज में 3 अंकों वाली ऐसे कौन से नंबर हैं जो क्या है 3 से क्या होंगे बांटे जा सकते हैं या डिवाइड किए जा सकते हैं। तो मेरे पास ऐसे कितने नंबर आए यहाँ पे 3, तो हमारी कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 5। ये थोड़ा आपको विजिबल नहीं हो रहा, ये ऑप्शन नंबर 5 में 3 लिखा है, तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 5। हाँ जी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पर ये इजी होते हैं, ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसी के ऊपर बेस्ड है। आपको 3 डिजिट के नंबर दिए हैं 5 6 1 3 7 2 7 9 8 8 6 5 2 8 1। क्या कह रहा है, अगर 2 घटा दिया जाए किसमें से, पहली डिजिट में से हर नंबर के, तो थर्ड हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा। देखो पहली डिजिट में से हर नंबर की पहली संख्या में से 2 घटाने हैं, अगर मैं इसमें से 2 घटाऊंगी तो नंबर क्या बनेगा, ये 361। अगर इसमें से 2 घटाएंगे तो क्या बनेगा 172। अगर इसमें से 2 घटाएंगे तो क्या बनेगा 598। अगर इसमें से 2 घटाएंगे तो क्या बनेगा 665। अगर इसमें से 2 घटाएंगे तो पहली डिजिट में से 81। वो क्या पूछ रहा है, थर्ड हाईएस्ट नंबर। अच्छा हमें किससे पता लगेगा, फर्स्ट डिजिट से। ये क्या बन रहा है
सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें 665, उसके बाद 598, थर्ड हाईएस्ट पूछा उसने क्या 361, ये किसको हमें अरेंज करके आए, क्या बनेगा, थर्ड हाईएस्ट नंबर का आ रहा है 361, तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 5। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन में से। ब्लड रिलेशन चैप्टर भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये तो हर एग्जाम में पूछा जाता ही है क्वेश्चन इस चैप्टर से। क्या कह रहा है, इन अ फैमिली देयर आर 6 मेंबर, एक फैमिली के अंदर 6 मेंबर्स हैं, ठीक है, क्या नाम है, अंजलि, बलराम, छोटू, दिव्या, एका एंड फंटोष। क्या कह रहा है, बलराम इज द सन ऑफ छोटू, बलराम क्या है, बेटा है किसका, छोटू का, छोटू का बेटा कौन है, बलराम। हम इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। हाँ जी क्या कह रहा है ये, बलराम इज द सन ऑफ छोटू, छोटू का जो बेटा है वो कौन है, बलराम। नेक्स्ट, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में, जब भी कोई मेल पर्सन की बात होगी तब मैं प्लस का साइन शो करूंगी, और जब फीमेल की बात होगी माइनस का, सेम जनरेशन की बात होगी तो दिस लाइन, जनरेशन गैप की बात होगी तो दिस लाइन, एंड कोई कपल की बात होगी तो डबल लाइन, ठीक है। फिर उसने क्या बोला, पर छोटू इज नॉट द मदर ऑफ बलराम, छोटू जो है वो बलराम की मदर नहीं है। अब देखो अगर मदर नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है वो उसके क्या होंगे, फादर, और फादर मेल। नेक्स्ट, अंजलि एंड छोटू आर मैरिड कपल, अंजलि और छोटू क्या है, आपस में ब्याहे हुए जोड़े, मतलब ये इसकी क्या बनेगी, वाइफ, कौन, अंजलि। नेक्स्ट, एका इज द ब्रदर ऑफ छोटू, एका भाई है, सेम जनरेशन में आएंगे, किसका भाई है, छोटू का। दिव्या इज द डॉटर ऑफ अंजलि, दिव्या जो है वो बेटी है किसकी, अंजलि की। नेक्स्ट, एंड फंटूश इज द ब्रदर ऑफ बलराम, और जो फंटूश है वो क्या है, ब्रदर है किसका, बलराम का। तो उसने क्या पूछा है, दिव्या के पिता कौन है, ठीक है, दिव्या का पिता कौन है, हाँ जी, जैसे देखो ये इसकी मदर है, ये इसके हस्बैंड है, ये दोनों, ये सभी आपस में क्या हो गए, ब्रदर सिस्टर। अगर ये इसका भाई है और ये इसके फादर हैं तो दिव्या के फादर भी कौन होंगे, छोटू। तो कौन से ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ब्लड रिलेशन के, आप इनको गलत नहीं करना, इन पे प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 and 3 o'clock will the hands of a clock coincide। मैंने आपको बोला था क्लॉक का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। जैसे देखो क्या कह रहे हैं, कितने बजे एक घड़ी की जो दोनों सुई हैं आर एंड और मिनट एंड, उनके बीच में क्या होएगा, कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब जब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, 0 डिग्री का एंगल। यहाँ पे कई बार आपको 0 डिग्री भी दिया होगा तो आपने समझ जाना है कि उनके बीच में आर एंड और मिनट एंड के बीच में क्या है, कोइंसाइड हो रहा है, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसको हम एक फॉर्मूले से करेंगे, जैसे आपको ये दिया है ना, इसका फॉर्मूला होता है 5h प्लस माइनस मिनट इंटू 12/11। यहाँ पे ये h क्या है, इनिशियल आर, ठीक है। m मिनट का मतलब जो आपकी दोनों हैंड्स हैं, मिनट हैंड और आर हैंड। अब देखो इसको करना कैसे है, आपको उन्होंने क्या गिवन किया है, 2 से 3 बजे के बीच में, ठीक है। तो ये मेरे पास आर हैंड की वैल्यू होती है, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, क्या आ जाएगा 5 × 2 प्लस माइनस मिनट। देखो क्या है, कोइंसाइड कर रहा है, जब भी कोइंसाइड करता है आर हैंड और मिनट हैंड, मतलब उनके बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा, इसलिए मिनट की वैल्यू क्या होती है, 0 इंटू 12/11। क्यों करते हैं, क्योंकि ये इनके बीच की रिलेटिव स्पीड होती है। अब सॉल्व करो, 5 × 2 10 प्लस माइनस 0 इंटू 12/11। इसको प्लस माइनस करोगे तो भी 10 नहीं आएगा, 10 × 12/11, ये कितना आ गया
120/11। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो आपके पास आएगा 10/11 मिनट पास 2, मतलब 2 बज के कुछ मिनट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 3। आप इस फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपने फॉर्मूला याद रखना है कब है? जब हमने टाइम निकालना हो किसके बीच में? बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर से क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपको करके भी बहुत मजा आएगा। क्या लिखा है? हाउ मैनी ट्रायंगल्स आर देयर? इस फिगर में कितने त्रिकोण हैं या ट्रायंगल्स हैं? देखो स्टूडेंट, सबसे पहले थोड़ा बेसिक देख लें इसका। जैसे मैंने ये एक ट्रायंगल बनाई, ठीक है। जब मैं इसको डिवाइड करती हूँ बीच में से, तब मेरे पास इसमें 3 ट्रायंगल बनती है। कैसे? 1, 2, और जब हम इन दोनों को मर्ज कर देंगे तो एक मेरे पास कंप्लीट ट्रायंगल बनेगी, ठीक है। अब देखो, हमने ये वाला लॉजिक यहाँ पे लगाना है। क्या? हाँ जी, देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस बेस पे बात करते हैं। आपको ये ट्रायंगल विजिबल होगी। अगर मैं देखूं इस बेस पे मेरे पास कितनी ट्रायंगल्स बन रही हैं? 3। नेक्स्ट ऐसे ही इसी बेस पे, इस बेस पे फिर से ये लाइन आ रही है, ठीक है। यहाँ पे कितनी बनेंगी? 3। ऐसे ही फिर एक ये वाला बेस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी बनेंगी? 3। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे तो ये पार्टीशन किया हुआ था, यहाँ पे कोई पार्टीशन नहीं किया हुआ। यहाँ पे देखो, एक ये वाली ट्रायंगल, एक, फिर एक ये वाली, 2, और फिर एक ये जो बड़ी वाली बनेगी हमारे पास 3, ठीक है। तो कितनी होगी टोटल? 3, 3, 6 और 3 9, 9 और 3 12। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 4। आपने एक बात ध्यान रखनी है, जब भी हम एक ट्रायंगल के अंदर हम क्या करते हैं, बेस को बढ़ाते हैं, उतनी हमारे पास नई ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है। जैसे देखो, मैंने ये वाली ट्रायंगल बनाई, अब मैंने इसमें ये बेस बनाया, इस बेस की वजह से मेरे पास ये वाली ट्रायंगल भी बन रही है, ठीक है। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज। आपने इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना सीरीज को, क्योंकि पिछले एग्जाम में सीरीज में कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन आए थे। तो क्या लिखा है हमने बताना है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ठीक है। हाँ जी, क्या हमें सीरीज दी है? 100, 120, 145, 180, 235। ये देखो, अभी धीरे नंबर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए ये क्या है? एक स्लो सीरीज। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका डिफरेंस लेंगे। इनका डिफरेंस कितना आएगा? 20। फिर इनका डिफरेंस कितने का आएगा? देखो 25। फिर इनका डिफरेंस कितने का आएगा? 35। नेक्स्ट डिफरेंस 55। अब देखो, हमें इससे तो लॉजिक नहीं पता लग रहा ना, हम इसका फिर से डिफरेंस लेंगे। कितने का आ रहा है? 5 का। नेक्स्ट डिफरेंस 10 का। नेक्स्ट डिफरेंस कितने का आ रहा है? 20। देखो नंबर डबल हो रहे हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पे कितने का डिफरेंस आएगा? 40 का, ठीक है। 55 प्लस 40 क्या हो गया? 95। हमने इसमें ये ऐड करना है, 235 प्लस 95। हाँ जी, कितना बनेगा ये मेरे पास? 0, 3, 30। हाँ जी, तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी। आपने ये वीडियो पूरी देखनी है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड पेयर। आपको ये एक पेयर दिया हुआ है, जो लॉजिक इसके ऊपर लगेगा हमने उस ऑप्शन में से वही सेम लॉजिक पिक करना है। क्या लिखा है? व्हीकल इज रिलेटेड टू बस। हम इससे क्या पता कर पा रहे हैं कि जो बस है एक टाइप है किसकी? व्हीकल की। अब देखो इसमें क्या होगा, पेंसिल तो हमें स्टेशनरी से मिलती है, उसकी टाइप तो नहीं है, इसलिए वाली ऑप्शन गलत। ब्लू पेन, ब्लू पेन नहीं, इसकी भी नहीं बनेगा। चेयर एक टाइप है, पर हमारे पास ये चीज यहाँ पे आनी चाहिए थी। अब ये क्या है?
लिजार्ड क्या है, ठीक है। अब देखो हाँ जी क्या बनेगा इसमें हमारे पास, व्हीकल इज रिलेटेड टू बस, मतलब यहाँ पे हमारे पास वो टाइप होनी चाहिए और वहाँ पे वो एक उसकी एग्जाम्पल। अब देखो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है यहाँ पे लिजार्ड, यहाँ पे रेप्टाइल होना चाहिए, रेप्टाइल की टाइप है एक लिजार्ड, ये तो गलत हो गया। यहाँ पे फर्नीचर होना चाहिए था, फर्नीचर की क्या है टाइप, कौन, चेयर। ये देखो ये हो सकता है कि ये जो पेन है उसकी टाइप क्या है, ब्लू, बहुत सारे कलर्स में आते हैं इसलिए कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सेकंड। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग का है, क्या लिखा है, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज गोल्फ इज रिटन एज 44 एंड बॉल इज रिटन एज 31, ठीक है। अभी तो दोनों में सेम नंबर ऑफ लेटर हैं तो कोई भी हम पिक कर लेते हैं, गोल्फ पिक कर लेते हैं पहले। हाँ जी क्या लिखा है, गोल्फ को हमने कोड बना के 44 बनाना है, ठीक है। तुम सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, G7 O15 L12 F6, ठीक है। हम इनको ऐड करके देखते हैं 44 बनता है या नहीं। 15 और 7 22, 22 और 6 28, 28 और 12 कितना हो गया, 28 प्लस 12 कितना हो गया 40। हमें क्या चाहिए 44। अच्छा अगर मैं इसमें 4 ऐड कर दूं तो क्या 44 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लगा के देखेंगे इस पे, बॉल पे, बॉल के लिए कोडिंग क्या दी है 31, बी की प्लेस वैल्यू 2, ए की प्लेस वैल्यू 1, एल की 12, 12 और 12 24 और 1 25, 25 और 2 12 और 12 24 और 1 25, 25 और 2 27। अगर मैं इसमें 4 ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा 31, मतलब मेरा ये वाला लॉजिक सही था। हमने निकालना किस पे है, प्ले, P की प्लेस वैल्यू 16, L की प्लेस वैल्यू 12, A की प्लेस वैल्यू 1, Y की प्लेस वैल्यू 25। हाँ जी 16 और 1 17, 17 प्लस 12 29, 29 प्लस 25 ये कितना हो जाएगा हमारे पास 54, ठीक है। हमने क्या ऐड करना है 4, तो क्या आ जाएगा 58। मतलब यहाँ पे जितने गिवन वर्ड में नंबर ऑफ लेटर्स है उतने ही ऐड किए गए हैं, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2। हाँ जी आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लड रिलेशन से, ये टाइप होती है कोडेड ब्लड रिलेशन, ठीक है। क्या लिखा है, A डिवाइड बाई B का मतलब है A इज अ फादर ऑफ B। A क्या है, फादर है किसके, B के। A मल्टीप्लाई B का मतलब है A इज द मदर ऑफ B, A मदर है B की। A प्लस B का मतलब है A ब्रदर है B का। तो हमने बताना है गिवन ऑप्शन में से Q क्या बननी चाहिए, डॉटर बननी चाहिए P की। Q क्या बननी चाहिए, डॉटर किसकी, P की। ये जितनी भी हमें स्टेटमेंट गिवन है ये मेरे पास स्ट्रेट में गिवन है, ठीक है। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, जैसे इन्होंने ये लिखा है ना A डिवाइड B, इसका मतलब क्या है A इज द फादर ऑफ B। A क्या है, फादर है किसके, B के, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है स्ट्रेट का, जो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है उसका जेंडर हम डिफाइन कर सकते हैं पर लास्ट पर्सन का जेंडर हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब देखो हमें यहाँ पे जेंडर किसका चाहिए, क्यू का पता होना चाहिए, ठीक है। हमने क्या निकालना है, क्यू क्या बननी चाहिए, डॉटर बननी चाहिए किसकी, पी की। पहला हमारा स्टेप इसमें ये होता है कि क्यू लास्ट पे नहीं होना चाहिए था, पर ऐसे तो है नहीं। अब देखो क्यू के लिए मुझे जेंडर क्या चाहिए, फीमेल का, तो मैं क्या करूँगी फीमेल वाले साइन देख लेती हूँ, ठीक है। फीमेल वाले साइन कौन से है मेरे पास, यहाँ पे एक ही है स्टार, मतलब क्यू के राइट साइड पे क्या होना चाहिए, स्टार होना चाहिए, ठीक है। हम ये वाले ऑप्शन देखते देखते बनती है क्या नहीं। पी डिवाइड क्यू मतलब पी फादर है किसके, क्यू के। स्टार का मतलब
Q इज द मदर ऑफ R। Q क्या है? मदर है R की। हाँ जी देखो, तो हमारा उससे सिलेक्ट हो गया ना कि Q के राइट साइड पे मुझे फीमेल वाला ऑप्शन चाहिए था। यहाँ पे देखो प्लस आ रहा है, तो प्लस में ये क्या बनेगा? Q मेल बन जाएगा, तो ये वाली ऑप्शन गलत होगी। यहाँ पे देखो डिवाइड बन रहे तो फादर बनेगा, Q फादर है R का, गलत यहाँ पे भी। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास किसका है? कोडेड ब्लड रिलेशन का। क्या कह रहा है? A प्लस बी का मतलब है A पिता है B का, A माइनस बी का मतलब है A मदर है B की, A डिवाइड B का मतलब है A ब्रदर है B का, और ये एंड का मतलब क्या है? A इज द सन ऑफ B। हमने बताना है इसको सॉल्व करके A का E से क्या रिलेशन है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने दो पिक करने हैं, A प्लस बी। प्लस का मतलब A इज द फादर ऑफ B। A क्या है? फादर है किसके? B के। एंड का मतलब A इज द सन ऑफ B। इसको कैसे पढ़ोगे? B इज द सन ऑफ C। B बेटा है किसका? C का, तो C ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट माइनस का मतलब C इज द मदर ऑफ D। C मदर है किसकी? D की। प्लस का मतलब A इज द फादर ऑफ B, मतलब D फादर है किसके? E के। क्या पूछा उसने? A E की क्या? A हाउ इज A। आपने ये ध्यान रखना होता है जो पहले नंबर पे दिया है उसका रिलेशन लास्ट वाले से पूछा होता है। क्या कह रहा है? A का E से क्या रिलेशन है? हाँ जी देखो, ये दोनों आपस में ब्रदर सिस्टर और ये उनके पेरेंट्स हैं। ये फर्दर इसकी क्या है? कुछ भी हमें नहीं पता, बेटा है बेटी, पर ये इसके क्या लगेंगे? हाउ इज A रिलेटेड टू E। A के क्या लग रहे हैं? ग्रैंड फादर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ऑप्शन क्या दिया? पहली फादर्स ब्रदर। क्या A E के फादर? नहीं। सेकंड फादर? नहीं। थर्ड ब्रदर? नहीं। फादर्स फादर। हाँ जी ये सही है कि जो A है वो E के फादर है। या फिर यहाँ पे क्या दिया हो सकता था? ग्रैंड फादर, या यहाँ पे क्या दिया हो सकता था? पैटर्नल ग्रैंडफादर। ठीक है, कुछ भी ऑप्शन दी हो सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन का है। इसमें वही बात, पहले हम प्रायोरिटी किसको देंगे? डिवाइड को। ठीक है, हम पहले ऑप्शन ए 4 से लेके देखते हैं, देखो बनता है कि नहीं। क्या गिवन है आपको? 25 डिवाइड बाई 5 प्लस 10 माइनस 2 इक्वल्स टू 13। ठीक है, सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास लगाएंगे। पहले डिवाइड किया 5, फिर 10 माइनस 2, ये कितना हो गया? 5 और 10 15 माइनस 2 13। देखो सॉल्व हो गया ना, तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 4। तभी मैंने आपको बोला कि यहाँ पे सबसे पहले हमने किसको प्रायोरिटी देनी है? डिवाइड को। ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट्स, आपने सारी वीडियो देखनी है कंप्लीट, आपको बहुत बेनिफिट होगा ये वीडियो देख के। आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स अगर छूटे हुए हैं तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर से है, सिलोजिज्म। हाँ जी देखो, सबसे पहले इसमें क्या होता है? हमें स्टेटमेंट्स दी होती हैं, हमने उस स्टेटमेंट को पढ़ के क्या करना है? वेन डायग्राम बनानी होती है। पहले स्टेटमेंट क्या लिखी है? ऑल कैमल्स आर डव्स। ऑल कैमल्स आर डव्स। नेक्स्ट, कुछ डव क्या है? ईगल। कुछ डव क्या है? ईगल। हाँ जी, फर्स्ट हमारा कंक्लूजन क्या है? निष्कर्ष क्या दिया है? ऑल कैमल्स आर ईगल्स। सारी कैमल ईगल्स है? नहीं, क्योंकि कैमल और ईगल के बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा हमें डेफिनेट, इसलिए मेरा फर्स्ट कंक्लूजन क्या है? गलत। नेक्स्ट, सम कैमल्स आर ईगल्स। क्या कैमल और ईगल के बीच में सम का रिलेशन बन रहा है? नहीं बन रहा, तो ये वाला भी गलत हो गया। सम ईगल आर डव। हाँ जी, ये तो मैं दिख रहा है, ये देखो, तो ये वाला तो कंक्लूजन सही है। लास्ट, सम डव्स आर कैमल्स, सही है। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब ऑल का केस हो सिलोजिज्म में तो सम का रिलेशन, चाहे आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो चाहे यहाँ से, सम हमेशा ही ट्रू होगा। क्यों? जब वो कह रहा है कि सारे के सारे कैमल डव है
तो हम ये भी तो श्योर है ना कि कुछ कैमल भी क्या होंगे, डब होंगे, इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट। तो कौन सी कंक्लूजन सही है हमारी, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से। हाँ जी, देखो क्या लिखा है, फ्रॉम हिज फिश पॉन्ड, अपने मच्छी के मुंह तो, ठीक है, फ्रॉम हिज फिश पॉन्ड, कोई भी फिश पॉन्ड है, नियाज वेंट टू फिश मार्केट, नियाज क्या जाता है, फिश मार्केट की तरफ जाता है। पहले वो जाता है स्ट्रेट टूवर्ड्स नॉर्थ, मान लो ये उसका फिश पॉन्ड है, यहाँ पे सॉरी फिश पॉन्ड है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है ना, ये उसका फिश पॉन्ड है, यहाँ से वो नॉर्थ डायरेक्शन में गया और कितना चला, 2 किलोमीटर, वहाँ से उसने राइट लिया, राइट इधर जाएगा वो, एंड कितना चला वो 3। नेक्स्ट उसने फिर क्या लिया, लेफ्ट लिया। अब कोई पर्सन ऐसे जा रहा है तो लेफ्ट उसका ऊपर होगा, और वो कितना चला 3 किलोमीटर, और कहाँ पहुँच गया, फिश मार्केट में। तो वो पूछ रहा है नियाज की डायरेक्शन बताओ, इन विच डायरेक्शन इज नियाज फिश पॉन्ड, नियाज का जो फिश पॉन्ड है वो फिश मार्केट से किस डायरेक्शन में है। अब मेरे को ये पता है मेरी 4 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और 4 ही क्या होती हैं, सब डायरेक्शन, ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट। अब देखो वो पूछ रहा है उसका फिश पॉन्ड, यहाँ से पूछ रहा है ना, तो ये देखो यहाँ से हमने इसको देखना है, ये मेरे पास कौन सी है, साउथ, ये वेस्ट, तो क्या बना, साउथ वेस्ट। कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है वेन डायग्राम से, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। क्या लिखा है, एक फिगर दी है आपको, ये जो ट्रायंगल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, अर्बन मैन, ये स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, एम्प्लॉयड, मतलब जिनके पास नौकरी है, ठीक है, और ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अनएम्प्लॉयड। आपने बताना है विच नंबर रिप्रेजेंट ओनली अर्बन मैन एम्प्लॉयज, मतलब वो वाला नंबर बताना है जिसके अंदर केवल क्या है, अर्बन मैन और एम्प्लॉयज, मतलब सर्कल का कोई पार्ट नहीं आना चाहिए उसमें, ओनली, मतलब देखो ओनली अर्बन मैन एम्प्लॉयज का मतलब कि अर्बन मैन और एम्प्लॉयज का वो कॉमन पार्ट होना चाहिए। तो ये हमारे पास कौन सा नंबर हमें दिख रहा है, 12। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ऐसा ही पैटर्न रहेगा एग्जाम का, ठीक है। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने इस बार सोचना है कि हमने पेपर को क्रैक करना ही है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डाइस से है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ठीक है। क्या लिखा है, एक क्यूब की आपको अलग अलग पोजीशंस दिखाई हुई हैं, वो पूछ रहा है ए के अपोजिट कौन सा लेटर होगा, विच लेटर इज अपोजिट टू ए। अब मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो मेरे पास ये फर्स्ट डाइस है और ये सेकंड है, इसके अंदर मुझे एक फेस कॉमन दिखाई दे रहा है, कौन सा, बी, दोनों में, ठीक है। तो मेरे पास एक रूल होता है कि जब एक फेस कॉमन हो, उसकी पोजीशन सेम ना हो, तो हम या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो जब अगर आप यहाँ पे क्लॉकवाइज चलोगे तो यहाँ पे भी क्लॉकवाइज चलना है, अगर आप यहाँ पे एंटी चलोगे तो यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज चलना है। बी से क्लॉकवाइज चले, यहाँ पे क्या आया, ए, यहाँ पे क्लॉकवाइज चले के, बी से क्लॉकवाइज चले एच, एच से क्लॉकवाइज चले पी, ठीक है। अब उसने पूछा क्या था, अब हमने जब ये लिख लिया तो मतलब ए का अपोजिट क्या आ गया, एच, के का अपोजिट क्या आ गया, पी, तो ए और एच क्या आ गए, अपोजिट, तो ए का अपोजिट क्या आ गया, हाँ जी फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे एच, ये देखो, हाँ जी फोर्थ ऑप्शन क्या दी हुई है आपको, एच। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4। हाँ जी क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग का ही है, सॉरी ब्लड रिलेशन है, कोडेड ब्लड रिलेशन। हाँ जी यहाँ पे देखो आपको 2 चीज़ें दी हुई है, ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये तो है हमारी
स्ट्रेट कोडेड ब्लड रिलेशन। और ये जो लास्ट वाली है ये क्या है, रिवर्स। अब इन दोनों को क्या कर दिया, मिक्स, तो ये बन गई मिक्स्ड कोडेड ब्लड रिलेशन। देखो क्या लिखा है, रिवर्स के अंदर आपने उल्टा पढ़ना होता है। जैसे क्या लिखा है, ए हैशटैग बी का मतलब बी इज द सन ऑफ ए, मतलब यहाँ पे हमें इसका जेंडर क्लैरिफाई है। अब आपको वो पूछ क्या रहा है, पी का के से क्या रिलेशन है। हाँ जी, सबसे पहले देखो हैशटैग का मतलब बी इज द सन ऑफ ए, इसको कैसे पढ़ोगे, एल इज द, एल जो है वो क्या है, एल क्या है, बेटा है किसका, के का। नेक्स्ट देखो एंड का मतलब, अब ये स्ट्रेट में है ना तो इसको स्ट्रेट में ही पढ़ना है। एंड का मतलब ए इज द फादर ऑफ बी, तो ये क्या बनेगा, एल इज द फादर ऑफ एम, एल फादर है किसके, एम के। नेक्स्ट देखो एट द रेट, एट द रेट का मतलब एम इज द हस्बैंड ऑफ एन, एम क्या है, हस्बैंड है किसका, एन का, तो एन इसकी वाइफ हो जाएगी। फिर हैशटैग का मतलब क्या है, P इज द सन ऑफ ए, सॉरी P इज द सन ऑफ एन, P क्या है, P क्या है, सन है किसका, N का। तो वो क्या पूछ रहा है, P के का क्या लगेगा भाई, देखो यहाँ पे हमें इसका जेंडर नहीं पता पर हमें ये पता है P के, M क्या है, P का बेटा, L क्या है, M क्या है, L का बेटा, तो ये क्या बनेगा, इसके बेटे के बेटे का बेटा, तो क्या बनेगा, सन्स सन्स सन। ठीक है, आपने वहाँ पे एक ऑप्शन को देख के घबराना नहीं है कि ऑप्शन क्या दे दी उन्होंने, ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, ऑप्शन आपको आराम से समझ आ जाएगी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ब्लड रिलेशन का ही है। ठीक है, विजय इज द वाइफ ऑफ मिस्टर रामू, विजया जो है वो क्या है, वाइफ है किसकी, रामू की, तो रामू इसका क्या हो गया, हस्बैंड। अभी इज सन ऑफ विजया, अभी क्या है, बेटा है किसका, विजया का। नेक्स्ट आशु इज डॉटर ऑफ रामू, आशु क्या है, डॉटर है रामू की। नेक्स्ट इशिका इज डॉटर ऑफ अभी, इशिका जो है वो बेटी है अभी की। एंड ऋषि जो है वो सन है किसका, आशु का। तो आपने बताना है ऋषि का इशिका से क्या रिलेशन है, तो ये दोनों आपस में क्या है। कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे जो आपको आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प करेंगे। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।